हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मैथ्स में हम किस लेवल तक तैयारी करें, क्वेश्चन आखिर किस लेवल तक आ रहा है और हम किस लेवल तक तैयारी करें, ताकि बिहार एसएससी इंटर लेवल में मेरा मैथ्स में अच्छा स्कोर आ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ का वीडियो और भी चाहते हैं बिहार एसएससी के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य जो है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। देखिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे पहले हम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 12 पेनों का क्रय मूल्य जो है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 12 पेनों का क्रय मूल्य जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं, तो 12 गुना यहाँ पे हम सीपी कर दिए। बराबर में क्या बोल रहा है, तो 8 पेनों का विक्रय मूल्य ना, तो 8 पेनों का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो 8 गुना एसपी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 8 गुना हम एसपी करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 पेनों का क्रय मूल्य बोला था तो 12 गुना सीपी कर दिए। 8 पेनों का विक्रय मूल्य बोला था तो 8 गुना एसपी कर दिए। ठीक है, इतना कर दिए। अब चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए, सीपी को अगर हम यहीं पे रखते हैं तो एसपी को इधर लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 को हम अगर यहीं पे रखते हैं तो ये 12 जो है बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो है सीपी निकल कर आ गया 8 और एसपी निकल कर आ गया कितना, 12। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, काटिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 4, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, तो 2 बार में, और ये कट जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया, तो 2/3। तो देखिए, 2 हमारा क्या आ गया, सीपी, और 3 हमारा क्या आ गया, एसपी। तो अब क्या निकालना है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है ना। तो देखिए, सीपी हमारा 2 है और एसपी हमारा कितना है, तो 3 है। तो देखिए, 2 को सामान को हम कितने में बेच रहे हैं, तो 3 में बेच रहे हैं। 2 के सामान कोई है उसको अगर हम 3 में बेचेंगे तो लाभ हमारा कितना का होगा, 1 का होगा लाभ। ठीक है, और लाभ किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। तो सीपी कितना है, 2 है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम बटा में क्या करेंगे, तो बटा में हम 100 कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे 2 से तो 50 बार में, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 50%, जो कि आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या बोला था कि 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो 8 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन बोला था कि 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो 8 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या किए, जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे हम कर दिए। 12 था यहाँ पे, तो 12 पेनों का क्रय मूल्य बोला था, तो का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे हम गुना दे दिए। उसके बाद हम सीपी दे दिए, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो 12 गुना सीपी। फिर बोला था 8 पेनों का विक्रय मूल्य, तो गुना यानी कि का यहाँ पे, तो गुना का चिन्ह की जगह हम गुना दे दिए, तो 8 गुना हम एसपी कर दिए। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी। तो इसको अगर हम जब इसको हम सोल्व किए तो सीपी बटा एसपी मेरा आ गया 8/12। इसको जब हम काटे तो कितना आ गया, 2 और 3 आ गया, यानी कि सीपी हमारा आ गया 2 और एसपी आ गया हमारा 3। तो 2 को सामान को, देखिए 2 के कोई सामान है उसको अगर हम 3 में बेचेंगे तो लाभ हमारा कितना का होगा, तो लाभ हमारा होगा 1 का। तो 1 का लाभ हुआ। और लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं कि लाभ बटा सीपी गुना 100 करते हैं। तो लाभ हमारा कितना है, 1 है, सीपी हमारा कितना है, 2 है, गुना में 100 किए, सोल्व किए तो आंसर कितना आया, 50, यानी कि 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आगे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, 30 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं होती है उसकी संख्या बताना है। यानी कि 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर कहते हैं। और देखिए, अभाज्य संख्या, सबसे पहले ये जानिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक है,
जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो वो नंबर जो कि 1 से कटे और खुद से कटे उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं। तो देखिए 30 से 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है और जो कि 1 से कटे और खुद से कटे। तो देखिए 30 से 50 के बीच में बोल रहा है, तो नहीं हमको 30 को लेना है, नहीं हमको 50 को लेना है, 30 से और 50 को के बीच में ही लेना है। वैसे भी 30 और 50 तो अभाज्य संख्या होगी नहीं। तो देखिए 30 से 50 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 31 है, 32 है, 33 है, फिर आपका 34 है, 35 है, 36 है, फिर देखिए 37 हो गया आपका, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया और 49 हो गया, ठीक है। इतने नंबर जो है आपका 30 से 50 के बीच में है। अब इनमें से हमको ऐसा नंबर को खोजना है जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो देखिए सबसे पहला नंबर ही मिल गया 31 जो है आपका 1 से कटता है और खुद से कटता है, तो 31 हो गया आपका। फिर देखिए 32, तो 32 तो नहीं होगा क्योंकि 32 देखिए आपका 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो 32 नहीं होगा। फिर 33 देखिए 33 आपका 3 से कटता है, फिर 11 से कटता है, तो फिर उसके बाद 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमको अभाज्य संख्या चाहिए जिसका कि 2 ही फैक्टर हो और जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो 34 भी नहीं होगा, 34 जो है 2 से कटता है, 17 से कटता है, फिर उसके बाद 1 से कटेगा, 34 खुद से कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा आपका। फिर देखिए 37 आपका हो जाएगा क्योंकि 37 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं कटता है। 38 देखिए 38 आपका नहीं होगा। 39 भी नहीं होगा क्योंकि 39 देखिए 3 से कटता है, 13 से कटता है, फिर 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। 40 तो नहीं होगा क्योंकि 40 5, 8, 2, 4 सबसे कटता है। फिर आपका हो जाएगा क्या, तो 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 जो है 1 से कटता है, खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता है। फिर आपका हो गया 42, तो 42 भी नहीं होगा क्योंकि 42 3 से कटेगा, 14 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो 42 तो होगा नहीं। 43 फिर आपका हो जाएगा क्योंकि 43 1 से कटता है और खुद से कटता है। उसके बाद 44 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 46 भी 2 से 3 से कटता है, फिर 23 से कटता है। 46 देखिए 2 से कटेगा, 23 से कटेगा, फिर 1 से 46 से खुद कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका हो जाएगा 47 जो है आपका 1 से कटता है और खुद से कटता है सिर्फ, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। फिर आपका 48 नहीं होगा, नहीं 49 होगा। तो देखिए टोटल कितना संख्या है, तो टोटल हमारा है 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर थी, ठीक है। पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हो गई। अब पेट्रोल की कीमत क्या है। देखिए ओरिजिनल प्राइस जो पेट्रोल का था वो 75 रुपये 50 पैसा था, ठीक है। पहले कीमत में जो है 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद जो है 10% की कमी हो गई। अब पेट्रोल की कीमत बताना है, यानी कि जो नया कीमत है वो बताना है कि कितना होगा। तो देखिए कोई भी कीमत या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो है पहले जो है अपने आप का 100% होता है, ठीक है। पहले 100% होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले पेट्रोल का कीमत था कितना, तो 100% था, ठीक है। 100% मान लेते हैं। तो देखिए पहले कीमत में क्या हुआ, तो 20% की वृद्धि हुई ना, तो 100% में 20% की वृद्धि होगा तो कितना होगा, 120%, ठीक है। फिर उसके बाद 10% की कमी हो गई, तो देखिए 100% में 10% की कमी हो गई, मतलब कमी होगी तो कितना होगा, 90% होगा, ठीक है। समझ में आया। पहले में आपका 20% की वृद्धि हुई तो 100 + 20 120, उसके बाद फिर 10% की जो है कमी हो गई, तो 100 - 10 90%, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सोल्व ऐसे करेंगे। पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो कितनी थी, तो 75 रुपये 50 पैसे थी, ठीक है। उसके बाद वृद्धि कितनी की हुई, तो 120% की, तो गुना में 120% करेंगे, ठीक है। उसके बाद कमी हुई 90%, उसके बाद 10% की जो है कमी हुई, यानी कि 90% हुई, तो गुना में 90%। अब इसको आप सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 75.50 गुना 120
परसेंटेज मतलब होता है बटा में 100, तो बटा में 100 कर देते हैं। उसके बाद फिर 90, तो यहाँ पे भी परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट को अगर हम काटेंगे तो बटा में यहाँ पर भी 100 लग जाएगा। तो अब सबको काटिए, तो देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, फिर 1 0 से 1 0 जो है यहाँ कट गया, फिर आपका ये 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। अब जो है बचा हुआ उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 755 है, यहाँ पे 100 है, तो 755 जो है आपका ये 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से कितना बार में कटेगा, तो देखिए एक बार में 5 आपका हो जाएगा, फिर 2 5 तो 5 25, फिर एक बार में यानी कि 151 बार में ये 5 से कट जाएगा आपका 755, फिर आपका 100 कट जाएगा 5 बार में कितना में, तो 20 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ और कुछ कटेगा, तो हाँ जी बिल्कुल कटेगा। ये 12 जो है आपका ये 6 बार में कट जाएगा, और ये जो है 20 आपका ये 10 बार में, यानी कि 10 दूनी 12, 6 दूनी 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ पे फिर कटेगा 6 कितना बार में, तो 3 बार में, और 10 कटेगा आपका 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कटेगा, तो अब तो कोई नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब कोई नहीं कटेगा, तो अब सबको हम गुना करते हैं, ठीक है। तो ऊपर में कितना बचा, तो 151 गुना में 3 गुना में 9, नीचे में कितना बचा, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 10, यानी कि कितना बचा 50। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 81 पॉइंट, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 81.54। आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, हम यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना जो है सोल्व करने का टाइम नहीं है और उतना स्पेस भी यहाँ पे मेरे में नहीं बचा। आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 81.54, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप लोग इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं आया होगा तो देखिए इसका हम PDF दे देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से भी जाकर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है वैसे प्रॉपर जो है आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को रुपये 4500 में बेचने पर एक पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है वो बताना है। देखिए 2 मोबाइल फ़ोन है और 2 मोबाइल फ़ोन को प्रत्येक को जो है हम 4500 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक पर जो है हमारा 6% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 6% का हानि हो रहा है, उससे ज़्यादा या कम का नहीं। यानी कि हमारा जो लाभ और हानि का प्रतिशत है वो क्या है, तो बराबर है, ठीक है। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि होगा तो उसका प्रतिशत बताना है कि अगर लाभ होगा तो कितना लाभ होगा और हानि होगा तो कितना हानि होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, देखिए जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 वस्तु है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों को जो है हम 4500 में ही बेच रहे हैं, ठीक है। दोनों को हम कितना बेच रहे हैं, तो दोनों को जो है हम 4500 में ही बेच रहे हैं, तो दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है, ठीक है। और एक वस्तु पर हानि % और दूसरे वस्तु की लाभ % जो है बराबर है। तो देखिए यहाँ पे लाभ और हानि भी बराबर है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, देखिए जब आपका प्रॉफिट % जो है ये बराबर हो किसका, तो लॉस % का, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट % भी 6 है और लॉस % भी 6 है। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका एक फार्मूला होता है -x² बटा 100%, ठीक है, 100%। और ये जो है आपका हमेशा क्या होगा, तो ये आपका जो है हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। जब 6% का लाभ और 6% की, यानी कि दोनों का जो है लाभ और हानि का % जो है समान हो और विक्रय मूल्य भी समान हो तो हमेशा क्या होता है, तो लॉस ही होता है। और इसका एक फार्मूला होता है -x² बटा 100%। तो देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस है x² मतलब क्या है 6% है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है कितना 36, ठीक है। तो 36 बटा में कितना होगा, तो 36 बटा में हो जाएगा आपका कितना, तो 100, ठीक है। यहाँ पे ये जो माइनस का चिन्ह देख रहे हैं ये आपका लॉस के लिए है, ठीक है। जब आपका प्रॉफिट और लॉस % बराबर हो और जो विक्रय मूल्य हो वो समान हो, यानी कि विक्रय मूल्य भी बराबर हो 2 वस्तु का,
तो आपका हमेशा लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे 36/100 को तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.36%, जो कि आपका क्या होगा, तो लॉस होगा। ठीक है, 0.36% जो कि आपका क्या होगा, तो लॉस होगा। तो ये आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी में, देखिए है ना, 0.36% का हानि। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p बराबर x-1 और q बराबर x+1 तो रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होगा। तो आपका रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का जो है वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखिए p बराबर x-1 है, q बराबर x+1 है। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए हमें निकालना है रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो फार्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला। तो इसको भी हम वैसे ही तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्यू प्लस पी हो जाएगा आपका। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्यू प्लस पी, उसके बाद फिर क्यू माइनस पी, क्योंकि आपका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देखिए यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग, ये जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो वैसे ही हम इसको तोड़े हैं क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी में। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोला था कि p बराबर जो है x-1। ठीक है, तो तो x-1 और x+1, तो इसको अगर हम जब सोल्व करते हैं तो देखिए q के जगह पे हम q का मान रखते हैं और p के जगह पे हम p का मान रखते हैं। ठीक है, q के जगह पे q का और p के जगह पे p का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए q के जगह पे अगर हम q का मान रखेंगे तो q का मान हमारा कितना है, तो x+1 है। ठीक है, तो x+1, ठीक है, फिर प्लस में क्या है, तो फिर प्लस में है x-1। ठीक है, फिर प्लस में हमारा है x-1, ये है आपका p का मान। ठीक है, ये x है यहाँ पे देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर गुना में क्या है, तो q माइनस पी, तो q का मान क्या है, तो x+1 और यहाँ पे माइनस है, और माइनस है तो उसके बाद फिर p का मान कितना है, तो p का मान आपका देखिए कितना है, p का मान है आपका x-1। तो x और माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका +1। तो ये देखिए यहाँ पे -1 है और -1 है, तो ये दोनों तो कट जाएगा आपस में। अब यहाँ पे x माइनस में है और x प्लस में है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। तो आपका फिर अंत में क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस x, ये दोनों मिलके आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x, और इधर से क्या बचा, तो इधर आपका 1 और 1 ये मिलकर बन जाएगा 2। तो क्या हो गया, 2x + 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 2x + 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए अगर हम 2x + 2 को, देखिए 2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं, ये 2 को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 को अगर हम बाहर यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका रूट अंडर x। ठीक है, 2 और रूट अंडर x, 2 को हम यहाँ से क्या 2 क्या है, तो यहाँ है, तो 2 को हम अगर बाहर ले लेंगे तो 2 और रूट अंडर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या जो प्रत्येक पास से विभाजित है उसका योग जो है 225 दिया हुआ है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये समझिए, जो कि आपका 5 से विभाजित भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका लिखने का एक तरीका होता है, ये आपको ही पता होगा। देखिए तो पहला संख्या हम 3 क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो उसमें से पहला संख्या को हम ऐसे मान लेते हैं कि पहला संख्या हमारा होगा 5x। ठीक है, उसके बाद दूसरा संख्या होगा हमारा 5 × x+1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा संख्या हो जाएगा 5 × x+2 हो जाएगा। ठीक है, पहला संख्या हमारा हो गया 5x, उसके बाद 5x
5 इंटू एक्स प्लस 1, उसके बाद 5 इंटू एक्स प्लस 2। ये हम मान लिए कि 3 क्रमागत प्रकृत संख्या है जो कि आपका 5 से विभाजित है। देखिए 5 से विभाजित है इसलिए हम यहाँ पे 5x लिखें, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये तीनों का जो है योग दिया हुआ है कितना, तो 225, ठीक है। देखिए तीनों का योग जो है आपका दिया हुआ है, तो तीनों का योग हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। 5x, इसको अगर हम गुना करेंगे तो 5x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 5। फिर इसको अगर हम गुना करते हैं तो 5x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। 5x प्लस 10, और ये सब का योग कितना है, तो ये सब का योग दिया हुआ है हमारा 225, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए 5x यहाँ, 5x यहाँ, 5x यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 15x, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और 5 15, ठीक है। तो प्लस 15 बराबर हो जाएगा कितना, तो 225। अब यहाँ पे 15x को इधर छोड़ देते हैं और ये 15 जो है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 210, ठीक है। ये जो है आपका बन जाएगा 210। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो हो जाएगा आपका 210/15, ठीक है। तो देखिए 210/15 जो है ये कितना से कटेगा, तो देखिए ये जो है आपका कट जाएगा कितना से, 14 से कट जाएगा, ठीक है। ये आपका कट जाएगा कितना से, 14 से। तो देखिए x का मान हमारा आ गया कितना, 14। अब हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ना बताना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पे क्या माने थे, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पे माने थे 5x प्लस 2 को, तो यही होगा। तो x के वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो 5 है और इंटू में x है, तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे अगर हम 14 रखते हैं, ये जो देखिए ये यहाँ पे x है, इसके जगह पे हम 14 कर देते हैं। अगर हम अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 14×5 = 70, और ये कितना हो जाएगा, तो 14×5 = 70 और 5 दूनी 10, तो 70 और 10 80 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 80 जो है आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत है। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का, यानी कि 8 के प्रथम जो 15 गुणांक हैं उनके औसत बताना है। तो देखिए 15 गुणांक निकालने का औसत, तो देखिए आप लोग को एक पता होगा n+1/2, यानी कि n इंटू n + 1/2, यानी कि हमको जिसका औसत निकालना है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद फिर गुना में n+1, तो n हमारा कितना है, कितना का निकालना है, तो प्रथम 15 गुणांकों का ना, तो n हमारा हो जाएगा 15, तो 15 और प्लस में 1 करेंगे, ठीक है, और बटा में हम कितना करेंगे, तो 2 करेंगे, ठीक है। और क्योंकि 8 के प्रथम गुणांक था तो यहाँ पे हम 8 लिखें, ठीक है। और ये तो आपका फार्मूला से है n+1/2, तो n आपका 15 है और प्लस में 1 और बटा में 2, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 8 और 15 कितना होगा, 16, तो 8 इंटू 16 और बटा में 2, तो देखिए 2 से आपका कट जाएगा, 2 चौको 8, तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64, ये डी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो देखिए प्रथम 10 यानी कि स्टार्टिंग से जो 1 से जो जितना भी अभाज्य संख्या है उस सभी का प्रथम 10 यानी कि स्टार्टिंग से जो है 10 अभाज्य संख्या है उनका औसत बताना है कितना है। तो देखिए स्टार्टिंग से अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 है आपका, ठीक है। 2 के बाद आपका है कितना, तो 3 हो गया आपका, फिर आपका हो गया 5, फिर आपका हो गया 7, फिर आपका क्या हो गया, तो 11 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 13, फिर आपका हो जाएगा 17, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, तो 19 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 23 और फिर आपका हो जाएगा 29। 10 हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये प्रथम 10 आपका अभाज्य संख्या। अब इसका औसत बताना है, तो बटा में कितना नंबर है, तो 10 नंबर है, तो 10 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको आप ऐड कीजिए, तो देखिए इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा। हम इसको ऐड कर लिए हैं, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा, 129 आएगा।
129/10, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, एक अंक यहाँ पे देखिए 10 है, तो यहाँ पे एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 12.9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.1/2% प्रति वर्ष की दर से होगा। यानी कि आपका इतना प्रतिशत दर है और इतना आपका साधारण ब्याज कितना होगा, जो कि 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक जो है आपका टाइम दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है दिन निकालना पड़ेगा कि कितना दिन, यहाँ 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक कितना दिन हुआ। तो सबसे पहले आप दिन निकालिए। तो देखिए 9 मार्च 2019 से, तो देखिए 9 मार्च से है तो मार्च जो है आपका 31 का महीना होता है, ठीक है। तो 9 से अगर हम 30 के बात करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 31 के करेंगे तो 22 इधर हो गया। तो देखिए 22 आपका हो गया मार्च में, फिर आपका अप्रैल, तो 22 और 30 हो गया आपका कितना, 52। फिर मई में आपका इधर 21 दिन, तो आपका हो जाएगा कितना, 52 और 21 आपका देखिए टोटल आपका कितना हो गया, तो 73 दिन हो गया, ठीक है। टोटल आपका दिन कितना हो गया, तो 73 दिन हो गया आपका 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक। दिन हमारा निकल गया कितना है, 73 दिन है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का आपका फार्मूला होता है क्या, तो इसका फार्मूला होता है आपका P गुना R गुना T बटा में 100, ठीक है। तो P यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो देखिए 1820 है, तो 1820 लिखेंगे। गुना में रेट हमारा कितना है, तो रेट देखिए 7.1/2 है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 15/2। तो ऊपर में हम 15 लिखते हैं और नीचे में हम बटा में 2 लिख देंगे, ठीक है, बटा में 2। उसके बाद फिर आपका दिन कितना है, टाइम कितना है, तो टोटल आपका 73 दिन है, ठीक है। अब इसको हम बटा में क्या होता है, तो बटा में आपका होता है गुना, ठीक है। कितना से, तो 100 से गुना होता है, ठीक है। तो गुना में हम 100 कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 73 दिन लिखे थे, तो नीचे में हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो 365 हमको नीचे में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम 365 जो है एक साल में 365 दिन होता है, तो ऊपर में हम चूँकि दिन लिख दिए थे, तो इसलिए हमको नीचे में जो है 365 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको आप सोल्व कर कीजिए। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 आपका यहाँ से कट गया, और देखिए और यहाँ पे 73 जो है आपका 365 से कितना बार में कटेगा, तो देखिए 5 बार में आपका 73 जो है ये कट जाएगा, 73 × 365, और ये 5 जो है आपका यहाँ से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब और कोई कटता है, हाँ बिल्कुल कटेगा। ये 2 जो है आपका कितना बार में कटेगा, 182, ये देखिए 91 बार में कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा ऊपर में क्या बचा, तो 91 गुना 3, और नीचे में हमारा क्या बचा, तो 10 बचा, ठीक है। नीचे में हमारा 10 बचा, तो 91 गुना 3 कितना होता है, तो 3 के 3 और 9 × 27, 273, ठीक है। 273 बटा में 10, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 27.3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, 27.3 लिखिए या 30 लिखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय की कैंटीन लंच के रुपये 20 तथा दूध के रुपये 4 प्रतिदिन चार्ज करती है। रमेश को 5 दिन के लिए इन चीज़ों की कितनी राशि खर्च करनी होगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिहार एसएससी ने कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी जी क्वेश्चन था। देखिए रुपये 20 जो है आपका लंच के लिए, दूध के लिए रुपये 4, तो टोटल आपका कितना हो गया, देखिए 20 + 4 आपका हो गया कितना, तो टोटल आपका 24 हो गया। और कितने दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए। तो सिंपल बात है कि 5 से हम इसको फिर गुना करेंगे, क्योंकि देखिए टोटल खर्चा हमारा कितना है, तो एक दिन का कितना है खर्चा, तो देखिए एक दिन का खर्चा है 20 + 4 यानी कि 24, तो हमारा 5 दिन का कितना होगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 24 × 25 120। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 का गुणज हो, ठीक है।
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 का गुणज भी हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपका जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 3 × 9 यानी कि 999 है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 का गुणज हो यानी कि 7 से वो डिवाइड होना चाहिए, तो इसको हम पहले 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले एक बार में लगाएंगे तो कितना होगा 7, नीचे में रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, फिर 9 उतारेंगे, फिर 7 चौके 28 लगाएंगे, फिर आपका रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 9 उतारेंगे, फिर 7 दूनी 14, तो कटेगा तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। तो देखिए ये जो रिमाइंडर हमारा 5 बचा, हम देखिए 7 से 999 को डिवाइड कर रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 का गुणज हो। तो 7 से हम डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर 5 बचा, ठीक है। अगर 999 से 5 कम रहता तो 7 से पूरा कट जाता, ठीक है। तो 999 में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 999 में अगर हम 5 घटाते हैं तो बचता है कितना, 994 बचता है। कितना बचता है, तो 994। तो ये 994 जो है आपका, ये 7 से क्या होगा, तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो गई, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारा 994 ही हो गई, ठीक है। 999 नहीं है क्योंकि 999 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर देता है, और अगर हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 994 जो कि 7 से बिल्कुल कट जाएगा। आप लोग करके देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x का y% है। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन बिहार एसएससी पूछ दिया था, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। देखिए x का y% काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए वेरी सिंपल है, x है, x का y%, ठीक है। तो y अब जैसे कह रहा है वैसे कीजिए, y/100 कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो x y/100 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर